हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आज आपके लिए पंचुएशन चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एनडीए और एयरफोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो आज का अपना टॉपिक है पंचुएशन। पंचुएशन को पंचुएशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है विराम चिन्ह। और अंग्रेजी में पंचुएशन मार्क को उचित अगर यूज़ न करने से वाक्य का अर्थ हमारा बदल जाता है। इसीलिए यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पंचुएशन के उचित मार्क का प्रयोग करें। और अधिकतर ये कंपटीशन में आते हैं और ये गलत पंचुएशन वहाँ पर होगा, तो आपको उस पार्ट को पकड़ना होता है। तो बेसिकली मैंने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उन 10 पार्टों को मैं बता दूं, जिसको कि मैं अभी आगे इसका हम लोग इसका अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे किस तरह इसको करना है। तो इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो पहले इन 10 पार्ट को देख लें, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। और नेक्स्ट हमारा सेकंड है कॉमा। कॉमा का मीन्स होता है अल्प विराम, जिसके ये मार्क दिए हुए हैं। सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है अर्ध विराम। 4 नंबर पे है कॉलन। कॉलन मीन्स होता है विवरण चिन्ह। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आपका। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय अधिबोधक। और 7 नंबर पे है हाइफन। हाइफन का मीन्स भी हाइफन ही होता है, और ये इसका मार्क होता है डैश। डैश देख लीजिए, डैश का मार्क ये है। एपॉस्ट्रॉफी, तो एपॉस्ट्रॉफी हो गया है 9 नंबर पे। और 10 नंबर में हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमास का, यानी कि उद्धरण चिन्ह। इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको ये पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना तो पहला है हमारा फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो फुल स्टॉप पे आ जाते हैं। फुल स्टॉप का पहला पॉइंट है हमारा सेंटेंस कैसा हो, असर्टिव होगा या फिर इम्परेटिव होगा। असर्टिव यानी किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो और इम्परेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, प्लीज़ और डोंट, इनसे स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस हम किससे स्टार्ट करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा एब्रीविएशन में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, एब्रीविएशन फॉर्म में जो शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं अक्षर, तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे? एब्रीविएशन फॉर्म में। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट, मैंने अपना ही नाम लिख दिया है एस के सिंह, ठीक है। एमपी और यूपी, ये सब क्या हैं? शॉर्ट फॉर्म है। तो इनके बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे? एब्रीविएशन फॉर्म का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। तो थर्ड नंबर में आ जाते हैं अमाउंट। अगर क्या आ जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं अमाउंट। अगर कोई चीज़ की अमाउंट आ जाती है, अमाउंट, अमाउंट मीन्स क्या होता है? राशि। अमाउंट या टाउन को सूचित करने वाले फिगर्स में फुल स्टॉप का यूज़ होता है। जैसे रुपीज़ में आते हैं, तो यहाँ देखिए रुपीज़ दिया गया है, ठीक है, 1050 में। और टाइम में आ जाते हैं, तो टाइम में लिखा है 6:40 AM या 8:30 PM। तो यहाँ पे भी हमने इसका यूज़ किया है एब्रीविएशन फॉर्म का। तो यहाँ पे भी किसका यूज़ हो गया है? एब्रीविएशन फॉर्म का यूज़ हो गया है। ये देखिए, ए और एम के बीच में भी एब्रीविएशन लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, हमारा है कॉमा। तो नेक्स्ट है हमारा कॉमा। तो कॉमा, तो अब ये थे हमारे कॉमा। कॉमा में स्टार्ट करते हैं। कॉमा का जो हमारा ये था हमारा, कॉमा में आ जाते हैं। तो कॉमा में 2 या 3 से अधिक एक ही
तरह के जब वर्ड्स का प्रयोग किसी वाक्य को दो या दो से अधिक जब क्या होता है, दो या दो से अधिक तरह के वर्ड्स का यूज़ किसी भी सेंटेंस में हो तो हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, चाहे वो दो सब्जेक्ट हो या दो एडजेक्टिव हो या फिर दो ऑब्जेक्ट हो। तो इस तरह से हम लोग कॉमा से उसको अलग कर देते हैं और जो सबसे लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें एंड लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए राम श्याम महेश एंड सुरेश, तो देखिए राम श्याम और महेश मैंने क्या लगाया है, कॉमा लगा दिया है और लास्ट में क्या लगाया है, सुरेश में एंड लगा दिया, आर गुड बॉय। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट रूल। आते हैं अपने सेकेंड रूल पर। तो सेकेंड रूल है हमारा एंड और नॉर नॉट, नॉट ओनली डैट इज बट आल्सो, ईदर डैट इज और नीदर डैट इज नॉर, एज वेल एज एंड नॉट से जुड़े हुए शब्दों के बीच में कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। किस तरह से देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल हमारा इधर मोहन आर सोहन वॉज गिल्टी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर और के बाद कोई कॉमा नहीं लगा है, अदरवाइज गलती आती तो क्या आता, गलती इस तरह आती, इधर मोहन फिर कॉमा लगा देते। तो इस तरह से कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं होगा और सिर्फ लास्ट में किसका यूज़ होगा, फुल स्टॉप का यूज़ हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाउन इन अपोजिशन के केस में कॉमा का यूज़ होता है। नाउन इन अपोजिशन के केस में कॉमा का यूज़ होता है। जैसे हमारा नाउन क्या है, मिस्टर जे के मिश्रा, तो मिस्टर जे के शर्मा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, कॉमा लग गया है और फिर इसके बाद क्या है, द डीएसपी और फिर इज़ माई अंकल। तो मिस्टर जो लिखा हुआ है मिस्टर जे के शर्मा को ही कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर द डीएसपी। तो ये किसका यूज़ हुआ है, मतलब उसी नाउन के बारे में उसको बता रहे हैं जिसका हिंदी अर्थ होता है जो कि। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, कॉमा। जब वही व्यक्ति आ जाएगा दो बार तो हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, उसका ये अलग अलग नामों से उसको संबोधित किया गया है तो वहाँ पे हम लोग कॉमा का यूज़ कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट रूल पे। किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड्स और एड्रेस के पहले या बाद में कॉमा का यूज़ होता है। देख लीजिए, ही फिर कॉमा माई ब्रदर फिर कॉमा इज़ अ वेरी लेजी स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा है ही को क्या एड्रेस संबोधित किया गया है, माई ब्रदर। तो देखिए यहाँ पे इस तरह कॉमा का यूज़ होगा डबल। इसी तरह में एक भी कॉमा गायब हो जाएगा तो वही पेपर में आपको एरर ढूंढनी होगी। वीना फिर कॉमा और फिर लिखा है आई कॉन्ट गो टू द सिनेमा, ठीक है, विथ यू। तो देखिए वीना और फिर कॉमा लगा आई। तो इस तरह से सेंटेंस में कॉमा का यूज़ होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं किसी सेंटेंस में प्रयुक्त एडवर्ब या फ्रेजेस क्लॉजेस के पहले या बाद में कॉमास का यूज़ होता है। जैसे मुकेश फिर कॉमा आफ्टर ऑल इज़ माई ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये फ्रेज का यूज़ हुआ है, फिर लिखा है माई मदर फिर कॉमा और देयर फॉर। फिर देखिए यहाँ पे क्लॉज का यूज़ कर दिया है, तो पहले बाद में दोनों जगह क्लॉज का यूज़ कर दिया है, पहले एग्जाम्पल में भी और दूसरे एग्जाम्पल में भी। ये देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए मुकेश कॉमा आफ्टर ऑल फिर कॉमा इज़ माई ब्रदर इन लॉ। और सेकेंड एग्जाम्पल है माई मदर फिर कॉमा देयर फॉर फिर कॉमा डिड नॉट गिव हिम अ पेन। तो देखिए दोनों में कॉमा लगा हुआ है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पॉइंट पे। यस तथा नो के बाद किसी वाक्य का प्रयोग हो, यस या नो के बाद किसी भी वाक्य का प्रयोग हो तो यस या नो के बाद कॉमा का यूज़ निश्चित रूप से किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस के बाद देखिए कॉमा लग गया है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। और नो में आ जाते हैं, नो के बाद कॉमा लिखा आई कॉन्ट सॉल्व दिस सम। फिर आ जाते हैं 7 पॉइंट पर। अभिवादन या फिर कॉम्प्लीमेंट क्लोजिंग के बाद प्रयुक्त एक्सप्रेशंस के बाद कॉमा का यूज़ होता है। देखिए किस तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं डियर फ्रेंड्स अभिवादन के लिए रिस्पेक्टेड अंकल, तो उसके बाद तुरंत कॉमा का यूज़ किया जाएगा। और देखिए क्लोजिंग किस तरह करते हैं, योर्स फैथफुली, एप्लीकेशन में बहुत बार लिखा होगा योर फैथफुलीज योर्स फैथफुली और फिर योर्स ओबिडेंटली। तो वहाँ पे देख लीजिए, तो वहाँ पे भी आप लोग किसका यूज़ करेंगे, कॉमा का यूज़ कर देंगे इस तरह से। फिर आ जाते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में है प्रिंसिपल क्लॉज से क्वेश्चन टैग को अलग दिखाने के लिए कॉमा का यूज़ होगा। देखिए क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो जहाँ से नॉर्मल सेंटेंस खत्म होता है क्वेश्चन टैग का सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो बीच में किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का। इस तरह से बहुत अच्छा रूल है ये। 1 मिनट, हाँ ये
तो ये देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से ये आता है। तो क्या करेंगे, सी डज नॉट लव मी, फिर कॉमा डज सी। तो देख लीजिए यहाँ पर जो सेंटेंस है मेरा, जो प्रिंसिपल क्लॉज है हमारा, सी डज नॉट लव मी, फिर कॉमा डज सी। तो यहाँ पर जो लिखा है डज सी क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, और इसको मेन सेंटेंस से अलग किया तो क्या लगाया, यहाँ पर कॉमा का यूज़ होगा। आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है हमारा, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग दिखाने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। देख लीजिए मोहन सेड, ये जो मोहन सेड है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर देखिए कॉमा इंटर कॉमा लगा दिया है, डोंट मेक अ नॉइज़, और जो लिखा है डोंट मेक अ नॉइज़ ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों सेंटेंसों को अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जब किसी सेंटेंस में एक ही शब्दों को दोहराया जाता है तो उसके बीच में कॉमा का यूज़ होता है। जैसे कम कम 2 बार रिपीट हुआ तो दोनों जगह कॉमा लगा है, इस तरह से। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, टू का यूज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में होने पर कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी टू को सेंटेंस से अलग दिखाने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे टू को अलग दिखाने के लिए इस सेंस में यूज़ हो रहा है अलग से, वीना कॉमा टू लव्स मी वेरी मच। यहाँ टू को अलग से दिखाने के लिए कॉमा का यूज़ होगा ऐसी सिचुएशन में, देख लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा, किसी व्यक्ति के नाम व उसके पद उपाधि के बीच कॉमा का यूज़ किया जाता है। किस तरह, मिस्टर ठाकुर, और उनका देखिए उपाधि क्या है, उनका दे रहे हैं कॉमा MA, फिर कॉमा इज़ आवर क्लास टीचर। तो ये उनकी क्या है, उपाधि है, ठीक है, वो MA है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लिखा है तारीख लिखने में भी कॉमा का प्रयोग होता है। किस तरह अगर तारीख ली जाती है, March 5, फिर कॉमा 2002। तो देखिए ये डेट लिखी हुई है और ये ईयर लिखा, दोनों को अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसी डेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 मार्च फिर कॉमा 2002। तो देखिए इस तरह से तारीख को लिखने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। नेक्स्ट में आते हैं, कभी कभी सेंटेंस में वर्ब का लोप होता है, ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कैसे, लिखा है सी लव्स मी एट, फिर कॉमा है आई, फिर कॉमा आई चिकन, वो सी लव्स मी एट, और लिखा आई फिर कॉमा चिकन। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब का लोप है। देखिए आई के बाद कोई वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे वर्ब का लोप है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लॉज और फ्रेजेस को अलग दिखाने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ यू कम हियर, ये हमारा क्या है, शर्त वाला सेंटेंस है, और परिणाम वाला सेंटेंस क्या है, आई शैल टीच यू। तो इस सेंटेंस में दोनों को क्या किया गया है, ये दिखाने के लिए, सेंटेंस को अलग दिखाने के लिए, शर्त और परिणाम दोनों सेंटेंसों को अलग करने के लिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया है। इसका हिंदी अर्थ होता है तो। यहाँ नेक्स्ट में आते हैं, नन डेफिनेटिंग्स रिलेटिव क्लॉजेस के पहले तथा बाद में कॉमा का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ राहुल, फिर कॉमा लगाया, हु इज़ लिविंग इन दिल्ली। तो राहुल, राहुल क्या बताया गया है, जो कि इस सेंटेंस में जो रिलेटिव आपको क्लॉज दिया, यहाँ हु क्या है, हमारा रिलेटिव क्लॉज है, और रिलेटिव क्लॉज के पहले और बाद में, रिलेटिव क्लॉज के पहले या बाद में। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को अलग करने के लिए किसका यूज़ किया गया है, कॉमा का यूज़ किया गया। आते हैं नेक्स्ट रूल पर, क्लॉजेज को अलग दिखाने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे आई वेंट, फिर कॉमा आई टॉट, फिर कॉमा आई केम आउट। इन तीनों सेंटेंसों को अलग करने के लिए क्लॉज की जगह कॉमा का यूज़ किया गया है। आते हैं, तो ये हमारा पॉइंट ख़त्म हुआ है, यानी कि जो हमारा टॉपिक था यूज़ ऑफ कॉमा, तो ये कॉमा का रूल ख़त्म हो गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन का यूज़ समानता कॉमा से अधिक, कॉमा से अधिकता फुल स्टॉप से कम में ठहराव उत्पन्न करने के लिए होता है। यानी कि ये क्या होता है, समानता देखा जाए तो ये कॉमा से अधिक होता है और फुल स्टॉप से कम होता है, ठहराव के लिए होता है, बीच में थोड़ा सा रोक करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में और में एंड से जुड़े ना हो तो इसे अलग करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। ही इज़ रीडिंग, फिर देखिए यहाँ सेमी कॉलन का लगाया गया है और फिर लिखा है सी इज़ सिंगिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब विलुप्त हो तथा उसके पहले किसी क्लॉज का प्रयोग हो तो क्लॉज के बाद सेमीकोलन का यूज़ होता है। जैसे ही गेव मी अ बुक, फिर सेमीकोलन, यू, फिर कॉमा लगाया है, यू अ पेन। तो इस तरह यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग हो तथा उसके अन्य सेंटेंस से जोड़ना हो तो उसे जोड़ने के लिए सेमीकोलन का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल पे आते हैं, मिस्टर ठाकुर इज़ एन ऑनेस्ट कॉमा लेबोरियस टीचर। तो यहाँ पे क्या लग गया है, सेमीकोलन, बट फिर यहाँ टीचर के बाद सेमीकोलन लग गया है। आप देख सकते हैं टीचर के बाद यहाँ पे क्या है, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर ठाकुर इज़ एन ऑनेस्ट, फिर कॉमा लेबोरियस टीचर, फिर सेमीकोलन यहाँ पे लगा हुआ है, बट समटाइम्स ही एक्ट्स एज अ डल मैन। तो यहाँ पे सेमीकोलन का इस तरह यूज़ हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ कॉलन। तो देखिए यूज़ ऑफ कॉलन, यूज़ ऑफ कॉलन पे आ जाते हैं। तो यूज़ ऑफ कॉलन पे यूज़ ऑफ कॉलन का रूल नंबर फर्स्ट देते हैं। एग्जाम्पल्स या लिस्ट को, एग्जाम्पल या लिस्ट को प्रस्तुत करने के लिए कॉलन का यूज़ किया जाता है। कैसे, ही परचेस्ड द फॉलोइंग, फिर देखिए यहाँ पे कॉलन लगा दिया गया है, कॉलन का चिन्ह है, ठीक है, ये कॉलन का चिन्ह है। कप्स, फिर कॉमा, सॉसर्स एंड प्लेट्स, इस तरह से। नेक्स्ट नंबर पे देखिए, कोटेशन के पहले कॉलन का प्रयोग होता है। सी सेड, फिर कॉलन लगा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, फिर फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड हो गया है। तो यहाँ देखिए सेट के बाद सेमी कॉलन, केवल कॉलन का यूज़ है। नेक्स्ट में आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में, नरेशन के नाम, नरेटर के नाम के बाद कॉलन का प्रयोग होता है। ऐसा प्रयोग डायलॉग राइटिंग में होता है। जैसे डॉक्टर ने दिया है डॉक्टर, और डायलॉग राइटिंग हो रही है दो लोगों के बीच में, तो देखिए किसी बीच में डायलॉग हो रहा है, ये कन्वर्सेशन चल रहा है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। डॉक्टर ने क्या कहा, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, पेशेंट ने अपना क्या दिया, नाउ आई एम फाइन। तो ये इसको बोलते हैं डायलॉग नरेशन। तो जब भी इस तरह के आ जाते हैं कन्वर्सेशन टाइप में, तो उस कन्वर्सेशन के दोनों जो कैरेक्टर होते हैं वो जो अपनी बात कहते हैं वो क्या लगा के कहते हैं, कॉलन लगा के अपनी बात कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, किसी शब्द की परिभाषा देनी हो तो उस शब्द के बाद कॉलन का यूज़ होता है। जैसे एक लिखी हुई डिफिनेशन प्रोनाउन की डिफिनेशन में प्रोनाउन, फिर कॉलन लगा दिया है, अ वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो इस तरह यहाँ पर कॉलन का यूज़ हुआ है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी स्टेटमेंट में संबंध में अन्य जानकारी देना हो तो दिए गए स्टेटमेंट के बाद कॉलन का प्रयोग किया होता है। जैसे माई डॉटर कांट ड्रिंक दिस मिल्क, फिर इसके बाद सेमी कॉलन, यहाँ पर कॉलन लगा दिया है। इस तरह इट इज़ सोर, क्योंकि ये क्या है, खट्टा है। तो एक जानकारी के बाद दूसरी यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या लगा दिया है, कॉलन का यूज़, इस तरह से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, इसलिए मैंने इसके सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हैं। मैं रूल आपको ओरली बता दूंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इस वीडियो को कंप्लीट करने में। तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का प्रयोग किसी क्वेश्चन के अंत में होता है। देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, या फिर सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा तब भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा। यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस तरह लगाएंगे, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है। वाट क्वेश्चन वर्ड है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वाट इज योर्स नेम। नेक्स्ट है वाट डू यू गेट अप, ठीक है, व्हाट डू यू गेट अप। देखिए दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन वर्ड के बाद, अगर इस क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर बाद में वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो आप लोग फुल स्टॉप का ही यूज़ करना। उस समय ये क्वेश्चन वर्ड ना होकर आपका क्लॉज का काम करेगा। ये विशेष ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए फिर वर्ब आए तो समझ जाइए ये क्लॉज है, वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ होगा। आते हैं नेक्स्ट इसके रूल पर। नेक्स्ट रूल है हमारा सी राइट्स अ लेटर, फिर कॉमा डजंट ही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, जब क्वेश्चन टैग आ जाए
तो जब क्वेश्चन कोई सेंटेंस है हमारा, उसके बाद क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस आ जाए, कॉमा के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाए तो भी हम बाद वाले सेंटेंस में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन वर्ड के नॉर्मली रूल थे जो ऑलरेडी हम लोग जानते थे। आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। तो ये देखिए क्वेश्चन टैग वाला रूल था, डजंट ही या आरंट आई। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस हैं, नॉर्मली सेंटेंस पर कॉमा लगाए, फिर क्वेश्चन टैग स्टार्ट है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सक्लामेटरी। तो आते हैं एक्सक्लामेटरी का फर्स्ट रूल देखते हैं। एक्सक्लामेटरी आप लोग अगर ये रूल ना समझ में आया तो आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं ओरली इस रूल को बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में इसका यूज़ किया जाता है। किस तरह, जब आश्चर्यसूचक प्रकट होते हैं। देखिए हाउ ब्यूटीफुल, ये कोई क्या है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, किस तरह ये बनेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तो समझ जाइए वो क्या है हमारा, वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। उस समय हम लोग लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन लगाएंगे इस तरह से, व्हाट अ वंडरफुल नाइट इट इज़। ये देखिए लास्ट में क्या लगेगा यहाँ पर, एक्सक्लामेटरी साइन। आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे। रूल नंबर नेक्स्ट आप लोग अगर ना लिखा हो, अगर ना समझ में आए तो, अगर भूलने का डर हो तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं, यानी में से अगर कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है तो आप लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्सक्लामेटरी साइन लगाएंगे। मे गॉड सेव द किंग या मे गॉड ब्लेस द चिल्ड्रन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, में से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो भी एक्सक्लामेटरी का ही पार्ट होता है, एक्सक्लामेटरी साइन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं रूल नंबर थर्ड पे। तो रूल नंबर थर्ड है हमारा, कभी कभी रूल नंबर थर्ड है हमारा, यदि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं तो उसमें कोई इंटरजेक्शन लगाओ, जैसे ओ या ओ, एलास, हेलो, वेल डन, हुर्रे, ब्रेवो या ब्रेवो, इस तरह के कोई भी सेंटेंस लगे हों तो आप लोग उसी जगह एक्सक्लामेटरी साइन लगा दें और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, रूल नंबर 4 पे इसी का, और ये लास्ट पार्ट है इसका, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ऑर्डर। अगर आपको क्या देना हो, ऑर्डर को कभी कभी तुरंत कार्य के रूप में देने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं, जैसे गेट आउट, आई डोंट टॉक टू यू। तो ये एक ऑर्डर का सेंटेंस है, तो इस तरह से अगर कोई ऑर्डर का भाव यहाँ पे दिख रहा हो तो आप वहाँ पे एक्सक्लेमेशन आप साइन लगा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ हाइफन। तो यूज़ ऑफ हाइफन पे आ जाते हैं। तो हाइफन का रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, कंपाउंड नाउन। जब इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर जब कोई एक नाउन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। दो या दो से अधिक नाउन मिलकर जब कोई नाउन बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे फादर और लॉ, तो फादर इन लॉ के बीच में दो सेंटेंस मिल के बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। इसके बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन। मदर इन लॉ, फिर लगा दिया हाइफन। फिर देखिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, फिर क्या लिखा है, एक्स एम एल ए। तो देखिए एम एल ए, एक्स एम एल ए है, तो देखिए एक्स के बाद में हमने क्या लगा दिया, हाइफन। फिर देखिए एक्स प्रिंसिपल यानी भूतपूर्व क्या है, प्रिंसिपल है, तो इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, हाइफन। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं, हाइफन। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वाइस चांसलर, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस जब भी आते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं, हाइफन। रूल समझ में आ गया होगा। कंपाउंड नाउन को, ठीक है, फॉर्मेशन में हाइफन का यूज़ करते हैं, यानी दो या दो से अधिक नाउन मिलकर जब जो नाउन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन, और उनके बीच में हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि किसी वर्ड के सिल्बल को तोड़कर दिखाने के लिए भी हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी शब्द है उसके सिल्बल को तोड़ करके भी हम उसको दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, ये देखिए तीन वर्डों से मिलके बना है, मतलब बन के बना है तीन वर्डों से, ब्यूटी, देखो ब्यू, फिटी, फिर फुल। तो इसके सिल्बल को हम तोड़ के ब्यूटीफुल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, जिस तरह से हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल को मैंने तोड़ के दिखाया है 4 पार्ट में। तो किसी वर्ड को हम तोड़ के, यानी किसी वर्ड के तो सिल्बल को तोड़कर हाइफन लगा सकते हैं, ये रूल आपका इस तरह दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप ये रूल लिख लेते जाएं, आपको अगर ये है इम्पॉर्टेंट रूल है ये,
21 से, याद रखिए 21 से 91 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए हाइफन का यूज़ किया जाता है। 21 से 91 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हाइफन का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए 21, तो 20 और 1 के बीच में हाइफन लगा है। 55, 50 और 5 के बीच में हाइफन लगा है, तो ये याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं रूल नंबर 4 पर, और रूल नंबर 4 है हमारा प्रेफिक्स, यानी प्रेफिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, यानी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द के फॉर्मेशन में भी हाइफन का यूज़ होता है। जैसे प्रेफिक्स हमारा क्या है, तो को इससे जोड़ा है कोऑपरेशन, और फिर रिलैक्सन, री और इलेक्शन कर दिया तो रिलैक्सन, ये हमारा क्या है, प्रेफिक्स है, जिसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग को अलग करके भी हम लिख सकते हैं हाइफन लगा के। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ रूल नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं री हमारा क्या है, RE, जो हमारा री होता है RE, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह का क्या है, प्रेफिक्स है यानी उपसर्ग है। इसको जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए भी हाइफन का यूज़ किया जाता है। जैसे रिकलेक्शंस, रीराइट, यानी दोबारा कोई काम करना हो तो री हमारा क्या किसका काम करता है, उपसर्ग यानी प्रेफिक्स का काम करता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ शब्द यहाँ पर री से नहीं अलग हो पाते हैं, जैसे रिकॉल, रिफॉर्म, रिकवर, ये री वाले में हाइफन नहीं लग पाता है, अदरवाइज हम री को अलग कर सकते हैं हाइफन लगा के। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा 8वां टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ डैश। तो देखिए यूज़ ऑफ डैश को हम लोग देख लेते हैं। तो यूज़ ऑफ डैश का रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा कॉलन की तरह डैश का यूज़ लिस्ट ऑफ थिंग्स या फिर एग्जाम्पल के पहले या किसी दिए हुए स्टेटमेंट के बाद होता है। जैसे कॉलन लगाते हैं उसी तरह डैश लगाते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, ही वॉन्ट्स द फॉलोइंग, ही वॉन्ट्स द फॉलोइंग, वो निम्नलिखित चीज़ चाहता है। और फिर देखिए यहाँ डैश दे दिया है, 2 किलो ऑफ पोटैटोज, 5 किलो ऑफ राइस, 10 किलोज ऑफ फ्लोर्स। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किसी नेक्स्ट रूल में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच अनेक संख्याओं या को विलुप्त करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1986, फिर यहाँ पे डैश दे दिया है 2002, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1986 से 2002 तक, ये इसका मीन्स हुआ है। उसी तरह देखिए पेजेस 5-25 यानी पृष्ठ 5 से लेके 25 तक। आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर। तो रूल नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसमें है क्वोटेशन के प्रारंभ में भी डैश का यूज़ होता है। कोई क्वोटेशन दे रहे हैं तो क्वोटेशन के बीच क्या बात क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्वोटेशन देने से पहले एक डैश दे देंगे। जैसे माई ग्रैंडफादर सेड, फिर डैश दे दिया, उनका क्वोटेशन क्या है, ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स। ये क्या होता है, थोड़े ज्ञान का, जो थोड़ा ज्ञान होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो खतरनाक होता है, यानी थोड़ा ज्ञान है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे हमने इस बात को किस पे लिखा है, इस कोटेशन को डैश दे के लिखा है। आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर का रूल समझ लीजिए पहले। डैश का प्रयोग किसी बात को इम्फेसिस यानी जोर डालने के लिए भी किया जाता है। डैश का यूज़ किसी बात पर जोर डालने के लिए भी किया जाता है। जिस तरह देखिए एग्जाम्पल में, श्वेता इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, और डैश बट वेरी वीक, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, लेकिन डैश जोर दे के क्या कर रहा है, बट वेरी वीक, लेकिन बहुत कमज़ोर है। आते हैं 5 नंबर के एग्जाम्पल में, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स को एक साथ अभिव्यक्त करने के लिए डैश का यूज़ होता है। जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स, फिर डैश दे दिया है ऑल इंसल्टेड मी। तो इस तरह ये हाइफन के आपके 5 यूजेस थे, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपॉस्ट्रॉफी। तो एपॉस्ट्रॉफी को देख लीजिए, जो ऊपर से कॉमा टाइप में लगता है वही हमारा एपॉस्ट्रॉफी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आई सेल, कॉमा कर दिया, आई सॉल, फिर आ जाइए हैज़ नॉट को हैज़ेंट, और इज इट इज़ को इज इट्स कर दिया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट रूल में एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। किस तरह, ये आपको एग्जांपल मैंने करके दिखाया है। आते हैं रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड है, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच अनेक संख्याएं हों को विलुप्त करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1972 को हमने कॉमा लगाकर केवल क्या लिख दिया है, 72, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर देखिए 1986 को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया है, 86, कॉमा लगा है, एपॉस्ट्रॉफी लगा के 86 लिख दिया है। आते हैं रूल नंबर थर्ड पर। रूल नंबर थर्ड है, कोटेशन के प्रारंभ में भी
आते हैं रूल नंबर, हाँ रूल नंबर हमारा थर्ड है। रूल नंबर थर्ड हमारा एपोस्ट्रॉफी बनाने के लिए भी यानी पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब क्या होता है? अधिकार। यहाँ पे पजेसिव केस का मतलब क्या है? अधिकार दिखाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव। पजेसिव केस में भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे मुकेश बुक्स, यानी मुकेश की बुकें हैं, मुकेश की किताबें हैं, तो मुकेश का अधिकार दिखा रहा है किताबों पर, यानी कि पजेसिव केस के सेंस में। फिर देखिए श्वेताज फ्रॉक, श्वेता की फ्रॉक, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यानी कि पजेसिव केस में भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। आते हैं फोर रूल। फोर रूल क्या है? तो ये चौथा रूल क्या है? किसी डिजिट या लेटर को, यानी अंकों या अक्षरों को प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे योर्स 5 and 3, तुम्हारे 5 जो बहुत सारे बनाते हो, और 3 लुक अलाइक, बिल्कुल उसी तरह दिखते हैं। फिर देखिए लिखा है हिज एंस एंड यूज लुक अलाइक, तुम्हारा एन और यू एक जैसे दिखता है। तो यहाँ पे इनको प्लूरल नंबर बनाने के लिए एन को तो इस तरह एपोस्ट्रोफिस लगाया, यू को प्लूरल बनाने के लिए इस तरह एपोस्ट्रोफी लगाया है। आते हैं अपने 10 नंबर के टॉपिक पर। इसके एग्जांपल अब दिख गए होंगे आपको, किस तरह 5 को प्लूरल बनाया है, 3 को प्लूरल बनाया है, एन को प्लूरल बनाया है, यू को प्लूरल बनाया है। तो ये देखिए प्लूरल बनाने के लेटर और नंबर को प्लूरल बनाने के ये तरीके हैं एपोस्ट्रोफी लगा के। आते हैं आज का लास्ट टॉपिक अपना, तो लास्ट है हमारा टॉपिक है इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग देख लेते हैं किस तरह इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। या डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को कवर करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। देखिए किस तरह रिपोर्टेड स्पीच को कवर करने के लिए यहाँ इस कॉमा का यूज़ होता है इस तरह। तो देख लिए क्या लिखा है, ही सेड टू मी, फिर है कॉमा और कॉमा, और फिर ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको कवर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। आपने कई बार देखा हो डायरेक्ट में, आई लव यू वेरी मच, तो इस तरह इन्वर्टेड कॉमा अगर ना लगा हो तो गलती है।